मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज हम यहाँ सामाजिक कहानी के सामाजिक किरदार के मौजू पर बातचीत करेंगे। आज के हमारे खुसूसी गुफ्तगू की शराकतदार हैं जनाब सच्चिदानंद जोशी साहब, हिंदी कहानीकार, जनाब अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, हिंदी के मशहूर कहानीकार और जानते हैं सच्चिदानंद जोशी साहब और अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, और उर्दू से कहानीकार खालिद जावेद साहब। मैं खुर्शीद अकरम आपके बीच इस गुफ्तगू को मॉडरेट कर रहा हूँ। कहानी के सामाजिक किरदार, जाहिर है जब कहानी होगी तो कहानी बगैर किरदार के नहीं होगी। बगैर किरदार के कहानी की गुंजाइश बड़ी कम होगी, बहुत ही कम लिखी जा सकती है। बेशतर तो है कि माहौल, माशरा, कहानी खुद उसमें किरदार को दखल दरा है, और जो किरदार होते हैं उसका समाज से भी बहरहाल ताल्लुक़ होता है। तो कोई शख्स बिल्कुल बगैर समाज के रह नहीं सकता। अब ये अलग बात है कि किरदार, समाज से किरदार की नौइयत क्या है, समाज का वो किस तरह हिस्सा है, समाज से वो किस तरह अलग होता है, ये सब बातें जाहिर है कि कहानी किरदार जो वो अपने अपने तौर पर अपनी कहानी में जिस जो कहानी बयान की जा रही है उसमें किरदार अपनी जगह को तलाश कर लेता है, और कहानीकार को उस किरदार के साथ में पूरी तरह से फेथफुल रहना होता है। पुराने ज़माने में जब हम लोक कथाएँ होती थी तो हमारे किरदार बहुत बड़े हुआ दिए हुआ वो तरह तरह के हैरत अंगेज़ कारनामे अंजाम देते, जादू करते थे, और वो हमारे आइडॉल बन जाते, आइकॉन्स बन जाते। जब ये जो कहानी है, जो मगरिब का, जो वेस्ट का जो मॉडल कहानी का आया, नावल का आया, थॉमस हार्डी ने नावल लिखा, तो ये ज़माना उन किरदारों का आया जो आम इंसान है। वो आम इंसान मामूली और हमारी आपकी ज़िंदगी में जैसे हम बोलते चलते हैं, इसमें से कुछ उसके हीरोइक्स हैं, कुछ उसकी बहादुरी है, कुछ उसकी कमज़ोरियाँ हैं, तो सब धीरे धीरे उसकी कहानी में है। हिंदी में, उर्दू में, फिर उसके बाद जब कहानी का बड़ा सुनहरा दौर आया 30s के बाद, 40s के बाद, तो बड़ी ऐसे किरदार के जो हैं तो आम आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा, लेकिन बहुत बड़े हैं। गुरनार सिंह ने जिन्हें गुंडा कहानी लिखी, बड़ी ज़बरदस्त, या उर्दू में चावड़े लिखी हुई, हमारा उसमें छुपाई ने लिखी, ज़माना था पूरी से के किरदार से शुरू हुआ, जो कैरेक्टर बेस्ड कहानियाँ लिखी जाती थी, और उसमें कैरेक्टर ही सब कुछ था। तो धीरे धीरे करके कहानी जो है, तो हिंदी दोनों की बात में कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे फिर कहानी वो किरदार तलाश की गए जो हैं तो बहुत आम से, लेकिन उनमें कुछ खास बात ऐसी ज़रूर है जो हमें वो आम जिंदगी में रहते हुए भी वो किसी न किसी ज़ाविये से अपनी एक इंफरादी पहचान रखते हैं। यूँ कहानी का सफ़र शुरू होता है। कहानी में किरदार जो है समाजी तौर पर हमारे बीच अपनी आम पहचान, जो उसकी आम एक पहचान है, उससे भी अलग ऊपर उठकर वो अपनी एक पहचान कराता है, जिसके हवाले से हम कहानी को पूरी तरह से उस किरदार के हवाले से नहीं पहचानते। जैसे कि कहानी चरित्र प्रधान कहानियों में हुआ करता है, जैसे मैंने आपको नाम लिया गुंडा और चावड़े जैसी कहानी का, बल्कि नन्ही की नानी जैसी कहानी का, बल्कि अब वो किरदार जो है वो कहानी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन के वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे हादसे में रहता है, मंटू की तरह कहानी। तो इस तरह से कहानी जो है बदलती चली गई, कहानी में किरदार बदलते चले गए। यहाँ पे जैसे जोशी साहब हैं, सच्चिदानंद जोशी साहब हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब हैं, खालिद जावेद साहब हैं, ये तीनों हमारे अहद के बड़े अहम कहानीकार हैं। ये खुद अपने तौर पर जब कहानीकार खुद बैठे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि किस तरह से इनके जहन में जो ये कहानी बुनते हैं, या कहानी जो इनके जहन में आती है,
किस तरह से क्या कहानी किरदार के हवाले से बन के ध्यान में आती है, यह कहानी खुद एक बहुत बड़ा जो उसका एक पसमंदर होता है, उसमें किरदार अपनी जगह को तलाश करके और वो कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये एक गुफ्तगू का मौजूद है जिसमें सबसे पहले मैं चाहूँगा जोशी साहब आप इस बारे में गुफ्तगू करें, कहानी आपके बहुत बहुत धन्यवाद जोशी अकरम साहब, जावेद साहब। बिना किसी भूमिका के चूँकि बात करूँगा, लोग हैं बहुत सारी बातें करते हैं। दरअसल जब कहानी दिमाग में आती तो वो किसी एक किरदार के इर्द गिर्द ही आती है, क्योंकि आप कुछ सोचते हैं, कोई घटना है, कोई विशेष बात हुई है, उसको ही कहीं न कहीं ध्यान में रखकर कहानी आपके दिमाग में आती है। लेकिन कहानीकार की जो खूबसूरती ये है कि उसी कैरेक्टर को अगर वैसा का वैसा जस का तस प्रस्तुत कर दिया जाए तो शायद कई बार वो दिक्कत भी पैदा करता है। तो कहानीकार करता ये है कि बेसिक इंग्रेडिएंट किसी एक कैरेक्टर का ले लेता है और उसमें अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ी थोड़ी चीज़ें और डालकर उसको कुल मिला के एक कंपोजिट मटेरियल बनाकर एक पात्र को आपके सामने प्रस्तुत करता है। और वो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि एक तो सीधे सीधे किसी चीज़ को कह देना, मुझे लगता है कि वो एक अच्छे कहानीकार का लक्षण नहीं है। मुझे लगता है कि चूँकि हमेशा आप एक बात को समझिए कि चूँकि मेरे हाथ में कलम है इसलिए मुझे ये अख्तियार नहीं है कि मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी में सीधे सीधे दाखिल करूँ। ये आपकी ज़िंदगी की घटना है, मुझे अख्तियार नहीं। अगर मुझे कोई बात कहनी है तो उसमें मेरा फल भी होना चाहिए, मेरी अपनी कहानी है, मेरी अपनी बात भी होनी चाहिए। मुझे एक याद आता है जब हम लोग कॉलेज के ज़माने में पढ़ते थे और उस वक्त एक उपन्यासकार हुआ करते थे और वो बड़े धुआंधार तरीके से हर 6 महीने में एक उपन्यास लिख डाला करते थे। तो हम लोग आश्चर्य भी करते थे कि आप लिखते कैसे। तो दिक्कत ये थी कि वो सीधे सीधे किसी की ज़िंदगी से उठाया और जस का तस सारा का सारा वैसे के वैसे थोप दिया। एक बार किसी ने कहा भी कि साहब ये आपकी कहानी का हीरो जो है वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। तो लेखक ने बड़ा बहुत मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो हीरो ने किया है, मैंने तो नहीं किया। तो मुझे लगा ये एक बहुत ही विचित्र सी बात है। तो किरदार तो वहीं से निकल के आते हैं और जब हम सामाजिक किरदार की बात कहते हैं तो मुझे ज़रूर लगता है जैसा बीच के कुछ समय में जो आपने कहानी का एक बहुत अच्छा दौर बताया, जिस समय कहानी समाज से जुड़ी हुई थी, लोग समझते थे कि ये सारे किरदार मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे आसपास कहीं न कहीं बसते हैं। मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पर मेरी माँ देश की बड़ी कहानीकार रही, श्रीमती मालती जोशी, और धर्मियों या साप्ताहिक हिंदुस्तान अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब भी उसमें बहुत छपते रहे हैं। हमने बिस्मिल्लाह साहब को दौर देखा है कि उनकी एक एक कहानी पे 500,000 ऐसी चिट्ठियाँ आती और उस कहानी के बाद हम उन चिट्ठियों को सॉर्ट आउट करते थे। और ज़्यादातर लोग की ये कहानी ऐसा लगता है कि मेरे घर में कही गई, ऐसा लगता है कि लेखक मेरे घर के अंदर बैठा है और उसकी बात कह रहा है। अब तो खैर वो दौर ही चला गया क्योंकि चिट्ठियाँ कोई लिखता नहीं, कहानी पे 2-4 फ़ोन आ जाते हैं या व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, ये हमारी सफलता है। तो मुझे लगता है कि कहानी जब तक समाज से जुड़ी रहेगी और किरदार जब तक मेरे इर्द गिर्द रहेंगे तब तक पाठक का भी कहानी से जुड़ाव रहेगा। जैसे ही वो कहानी समाज से कट जाती है और किरदार कहीं आसमानी हो जाते हैं तो वो कहानी एकदम पाठक से कट जाती है। क्योंकि आज का दौर भी ऐसा है जहाँ पर सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हैं, हर एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा लिख रहा है, जो पढ़ता है वो लिखता भी है, हर एक व्यक्ति को ये इल्म है कि वो लेखक भी है। तो ऐसे समय में समाज से कट के लिखना मुझे लगता है कि बहुत ठीक है। ये अभी आपने जोशी साहब की बात की तो सुना था, मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा इसमें तो बात करें। जो उन्होंने कहा कि जैसे किरदार है तो अब वो उस किरदार के कुछ खसूसियात, उसके कुछ ट्रेड्स और हम अपने जहन में जो हमारे जहन में है कि भाई हम उस किरदार को अपनी तरह से बनाते हैं, ये जो आप कहना चाहेंगे। तो ये जो है कि अगर कोई किरदार एज इट इज़ जैसा वो है वो यानी अपने तौर पे जिस तरह वो इंडिपेंडेंट अपना वजूद रखता है वो, और उसमें जो हम अपना वजूद शामिल कर लेते हैं वो, इन दोनों के बीच में क्या तजाद हो सकता है? कहानीकार को इस तजाद से कैसे गुजरना पड़ता है, ख़ासतौर से जब वो उसको अपने उसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया में उसको शामिल करना चाहते हैं?
अब्दुल सलाम। देखिए, समाज में हम जो किरदार देखते हैं और जब उन किरदारों को हम अपनी रचना, चाहे वो कहानी हो या नॉवल उपन्यास, उसमें जब हम को लाते हैं, यहाँ तक कि जो अदीब है, अफसाना निगार, वो खुद भी कभी कभी अपने किरदार बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि इतना आसान काम नहीं, जितना लगता है ये बहुत आसान, ये आसान है। इसमें बहुत ही जद्दोजहद करना है, बहुत सोचना। आजकल बहुत दिनों से मैं तो कहानियाँ लिखनी लगभग छोड़, मैं एक बार बनारस गया हुआ था BHU में, तो वहाँ एक व्याख्यान दिया मैंने। व्याख्यान क्या दिया, वो मेरा जो उपन्यास उसी के बारे में बात की। वहाँ मुझसे एक सवाल पूछा कि आपने कहानियाँ लिखनी बंद नहीं लिखना है आपको? तो मैंने कहा दरअसल इसमें मेरा दोष नहीं है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का दोष क्या हूँ। तो मैंने कहा देखिए साहब, अच्छे आदमी पर कहानी नहीं लिखी जाती, बुरे आदमी पर भी कहानी नहीं लिखी। कहानी के लिए जो किरदार है वो दिलचस्प, तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अच्छे लोग और बुरे लोग, दिलचस्प लोग देखने को ही नहीं मिलते। तो जो दिलचस्प किरदार जब देखने को ही नहीं मिलेगा तो कहानी कैसे होगी? अब इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ अपनी एक दो कहानी। लोगों ने पूछा कैसे। अच्छा, और ये बनारस जो है, बनारस तो दिलचस्प किरदारों भरा हुआ है। हाँ, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं आपकी बात में थोड़ा सा संशोधन करना चाहती हूँ। आपने जिस उल्टा कहानी का जिक्र किया, उसका लेखक आपने दूरदास से बता दिया। नहीं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की कहानी। मुन्ना पर तो बाद में वो नहीं करेंगे। मैं दिलचस्प जो किरदार है उसकी बात करूँ कि कैसे दिलचस्प किरदार कहानी बन जाते हैं या बना देते हैं। मेरी एक कहानी है, पूंजी मारो नाम। शीर्षक को बदलेगी, उन्माद बदल, इसके किरदार। मैंने देखा जब मैं बनारस में था, तो एक साहब थे जो रहते मुगलसराय में थे और बनारस में आकर एक मदरसे में पढ़ाया हुआ है। वहाँ से छुट्टी मिलती थी, कुछ ट्यूशन वगैरह कर लिया, तरह तरह के काम करते थे। हाँ, किसी को हाई स्कूल में पास करवाना, किसी लड़की को पास करवा नकल करवा देते, तरह तरह के काम करते। तो होता ही था कि बनारस में पीली कोठी इलाका, जहाँ के कॉलेज में पढ़ा था, वहाँ से बस चलती थी और मुगलसराय जाती थी। समाज में उनको लोग मामू कहते, उनका असली नाम कोई नहीं है, मैं भी मामू ही करते हैं। मामू बस पर बैठ गए, कल्पना नहीं, सच है। जून का महीना, जून का महीना, भयंकर गर्मी, बस में बैठ गए। बस आगे बढ़ी तो एक चाय की दुकान जो पॉपुलर थी, तो जहाँ वो किया करते थे, ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, बस रोको। ड्राइवर ने बस रोको,
मामू जो थे वो उतर गए बस और चले गए सीधे चाय खाने। अच्छा तो चाय खाने में जाएंगे तब चाय बनी, बनी बनाई चाय नहीं थी। अब कहा भाई चाय बनाओ स्पेशल। बनारस में स्पेशल चाय का मतलब होता है पानी नहीं, दूध में बनती। अब सोचिए कि बस भरी हुई है, ठसाठस खड़े हैं लोग, हाँ जिसको सीट नहीं मिली, और बस वहाँ रुकी हुई है, और मामू साहब जो है वो चाय की दुकान में स्पेशल चाय बनवा रहे हैं। अब इसमें तो हालत खराब हो गई लोग जो बस में बैठे हैं, गर्मी के मारे बुरा हाल, बस खड़ी। अब कहें भाई चलाइए ड्राइवर से कहना फोन है, जब तक मामू नहीं आ जाएंगे तब तक तो नहीं हम बस। अब मामू कैसे आएंगे, वहाँ से स्पेशल चाय बन गई। अच्छा हाँ एक मिनट और, किराया नहीं फ्री, बस कोई मांगने की हिम्मत नहीं किसी, इज्जत डर नहीं था, सम्मान। अब साहब जब काफी देर होने लगी तो लोग वहाँ अंदर ड्राइवर को ऊट पटांग बोलने लगे, हाँ गालियाँ वालियाँ भी देने लगे। हाँ तो कहता है वो कंडक्टर से, करिए भैया जाकर उनको मामू बुला जल्दी से, सब परेशान है बेचारे। और गाड़ी पर क्यों आगे बढ़ो। अब कंडक्टर जाता है, जब तो उसी समय वो लड़का जो दुकान का है चाय लाकर उनको सामने रखता है। अभी चाय पीनी शुरू नहीं, गर्म है। तब कंडक्टर आता है, कहता है मामू जल्दी से पी लीजिए चाय चाहिए। बड़ा परेशान है लोग बस में जो बैठे हैं। मामू थोड़े चुप रहते हैं तो लड़के बुलाते हैं, कहना भाई जरा आता है, बर्फ का एक टुकड़ा लाके डाल चाय। अब चाय गर्म है, बर्फ का टुकड़ा मंगवाते हैं वो, और चाय में डलवा देते हैं वो, और तब चाय बेटा पी जाते हैं और यह किरदार कितना दिलचस्प, दिलचस्प किरदार। और ये इतना मस्ता रहा मेरे दिमाग को कि काफी बाद में इस पर जाकर मैंने कहानी लिखी। अब एक और कहानी का जिक्र, जामिया में अब तो बड़े बड़े मकान बन गए हैं उधर मुझे बाग में। एक जमाना में जब टीचर्स हॉस्टल में रहते थे हम, वो हमारे यहाँ अंग्रेजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जाफरी साहब थे, तो वो पड़ोसी थे। तो एक बार वो गांव गए तो वहाँ से साथ में एक लड़के को लिया, वो बॉम्बे जा रहा हूँ कहकर चला गया था और वापस लौट गया। लड़का ये बात जानता था। तो महाराज जाफरी साहब उस लड़के को ले आए ये कहते हुए उनको हम बम्बई ले चले। अच्छा हाँ, फिर और वहाँ चल के तुम्हारे अब्बा को ढूंढे, लेकिन वो दिल्ली, लड़का क्या जाने कि दिल्ली है बम्बई, उसको कुछ अता पता नहीं। वो आ गया, उनके यहाँ रहने लगा लड़का। तो जाफरी साहब तो दुनिया में है नहीं, क्योंकि बीवी भी इस दुनिया में नहीं। तो उनकी जाफरी साहब की बीवी जब कोई स्पेशल चीज बनाती थी घर में, तो वो मेरे लिए भेजती थी। अब वो जो लड़का आ गया तो एक दिन उसके हाथ उन्होंने, मुझे याद नहीं है कि क्या चीज भेजी थी, लेकिन तो सीधे आया वो, और जिस टेबल पर मैं लिखता था और जिस कुर्सी में बैठता था वो घूमने वाली कुर्सी है। तो लड़का आया और हमारी मेरी बीवी को उन्होंने दिया और जो भी था। अब मुझे देखा कि ऐसे मेरी एक कुर्सी तो आता है मेरे पास, कहता अंकल क्या आप पहले बाल काटने का काम करते थे? क्योंकि ऐसी कुर्सी उसने सिर्फ नाई की दुकान पर दी, और उसको ये नहीं पता कि भाई ऐसी कुर्सी पर अफसर लोग भी बैठते हैं बड़ा।
अब उस बच्चे का, और देखिए आप, हम मेरे घर में मेरा एक रिसर्च स्कॉलर चंद्रदेव यादव, आजकल प्रोफेसर है हमारे यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट, वो रहा करते थे, PhD करते थे, तो मेरे घर में ही रहते थे। और अक्सर वो त्यौहार वगैरह पर गाँव में ले जाते थे। उस साल क्या हुआ कि दीपावली का त्यौहार है और गाँव में, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा है कि आपको दीपावली मनानी है, तो जैसे आप अपने गांव में अपने घर में मनाते हैं दिवाली, वैसे मनाएंगे। तो वो ले आए लक्ष्मी वगैरह, गणेश वगैरह को, और दरवाजे के बाहर वो बना दिया उन्होंने, क्या कहते हो, रंगोली, हाँ रंगोली, वो बना दिया, और पूजा वूजा ये सब अभी कर ही रहे थे कि वो लड़का आया, फिर भेजा था उसने बोला कुछ नहीं। अगले दिन से पूरे इलाके में घर पे खबर गई कि जो बिस्मिल्ला अंकल है ना, उनकी जो बीवी हो हिंदू, चंद्रदेव यादव नहीं समझ आया उसने सोचा कि ये औरतें सब काम करती हैं, रंगोली बनाती हैं, हाँ दिया जलाती हैं, पूजा वूजा करती हैं, अब ये फैल ही खबर है बिस्मिल्ला बीवी हिंदू। अब मैं और भी 2-3 बातें बताता हूँ। एक दिन जाफरी साहब से उन्होंने, उस लड़के ने पूछा, कहा अंकल आप सुबह एक बैग लेकर कहीं जाते हैं और फिर उसी बैग को लिए वो वापस आ जाते हैं, आप काम क्या करते हैं? तो कहा आप काम क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा भाई मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा बिजली डिपार्टमेंट में? तो कहते हैं नहीं भाई बिजली डिपार्टमेंट में नहीं। तो फिर पानी के डिपार्टमेंट में? नहीं। तो कहा तो फिर किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, पैसा वैसा कहाँ से मिलता है आपको? बड़ा बेधड़ा होकर पूछ रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा बच्चों को पढ़ाते हैं आप, तो ये बताइए कि उन बच्चों की माएँ जो हैं वो खाना आप क्या क्यों नहीं पहुँचाते? क्योंकि गांव के मस्जिद में मौलवी साहब जो पढ़ाया करते थे, उनको खाना उन बच्चों की माएँ भेजती थी, कोई दोपहर में कोई रात। इस तरह से न जाने कितने सवाल उसने पूछे होंगे मुझसे या जाफरी साहब से। उसके बाद वो लड़का चला गया, लेकिन मैं उस लड़के को भूला नहीं। और लेकिन उस कहानी को लिखने में मुझे 12 साल लगे। 12 साल बाद उस बच्चे को मैंने कहा। तो जिस किसी किरदार को हम देखते हैं, जब देखते हैं तो हम एक आदमी की नजर से, लेकिन जब लिखते हैं तो उसको अफसाना निगाह की नजर से देखना पड़ता है। और जब ये देखेंगे हम तो सिर्फ वही नहीं लिखेंगे जो हमने देखा है, उसमें कुछ मिलाएंगे। खाने पीने की चीज में मिलावट जो बड़ी खतरनाक है, लेकिन कहानी और उपन्यास में मिलावट जरूरी है। अगर मिलावट के ना अच्छी कहानी बन सकती है ना अच्छा उपन्यास बन सकता, और उस मिलावट करने में मुझे 12 साल लगे। शुक्रिया। बहुत दिलचस्प बात रही। अब तो बिस्मिल्लाह साहब की जाहिर है कि इन्होंने एक बहुत ही उम्दा बात बताई कि भाई किरदार दिलचस्प होना चाहिए, तो और वो दिलचस्प किरदार के 2-3 नमूने भी मैंने दिखाए, हमारे सामने पेश किए। अब खालिद जावेद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे बहुत ही अनोखे कहानीकार हैं। खालिद साहब अब इस बारे में बात करेंगे कि क्या मतलब उनके नज़दीक किरदार दिलचस्प कैसे होता है, क्योंकि असल में मैंने जितना उनकी कहानियों को पढ़ा है, अब उनकी कहानी तो बहुत ही आम लोग होते हैं, उनमें दिलचस्पी का अवसर होता ही नहीं, या कम से कम पाकिस्तान की नहीं है, बहुत कम है, और मोहब्बत कर दे किसी के दांत सड़े हुए हैं। तो ये जो बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कि एकदम आम इंसानी ज़िंदगी, बल्कि
आम इंसानों की ज़िंदगी में की जो लोअर स्ट्राटा है वहाँ पर से किरदार इनकी जो बहुत बेहतरीन मशहूर कहानी इंडियान है, उसका जो किरदार है वो बाबरी मस्जिद गिरी है इधर और उधर, वो ज़हनी तौर पे मखबूतुल हवास किस्म का आदमी है, उसको एक तरह से समझ नहीं आया। इस तरह के किरदार जिसमें जाहिर है कि कोई इस तरह दिलचस्पी हमें नज़र नहीं आ सकती, और खालिद जावेद साहब उन किरदारों को कहानी बनाने की कोशिश करते हैं और कहानी बनाते हैं हमारे सामने नहायत कामयाब तौर पर। खालिद साहब ये जो बातें अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह साहब ने कही और आप, यानी इन दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है, आप कुछ इस बारे में बताएं कि ये कैसे, मतलब आपके ध्यान में एक बात आई और अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब ने जो कहा वो अपने तजुर्बे से बतौर कहानीकार, इतने मशहूर कहानीकार उन्होंने अपनी बात कही, आप इसमें कितना किस तरह से बात करें अपनी कहानी और इनकी कहानी, दोनों के किरदार, दोनों तरह के किरदार? आपका सवाल एक तरफ है, लेकिन पहले मैं कहानी के बारे में बात करना चाहूँगा। जी देखिए, स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस, उन्होंने एक बार एक सपना देखा कि वो सपने में ईश्वर की खोज कर रहे हैं। तो उनको एक झील नजर आई और उस झील के ऊपर जो था वो बिल्कुल वो झील के सब रंग की काई से ढकी हुई झील। तो उनको लगा कि अगर ईश्वर हो सकता है, खुदा हो सकता है, तो ये उसकी माहियत है और उन्होंने मान लिया कि ये ईश्वर है। इतनी देर में वहाँ पे हवा चली और जैसे ही हवा चली तो वो काई जो थी ऊपर की वो फट गई और जो नीचे का पानी है साफ वो उनको नजर आने लगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अब तक गलत था, ये है, ये ईश्वर है। जितनी देर में फैसला करते इतनी देर में फिर हवा चली और वो काई जो थी वो फिर उस झील को उसमें ढक दिया। कहना ये है कि ये जो रियलिटी है और ये जो इल्यूजन है, ये हकीकत है और ये इल्तिबास है, ये कहानीकार के साथ साथ चलता है। यानी कहानी में हम एक हकीकत को खोजते हैं और जब समाज की बात करते हैं तो हम एक यथार्थ की बात करने लगते हैं। मतलब समाज लफ्ज़ में कुछ ऐसा है कि हम एक यथार्थ और एक ठोस हकीकत की बात करते हैं, लेकिन जितनी भी ठोस हकीकतें होती हैं वो, मेरा मानना ये है कि वो ठोस हकीकतें इल्यूजन के बगैर और इल्तिबास के बगैर पैदा नहीं हो सकते। आप जिसको समाज कहते हैं वो बिना असमाज के पैदा नहीं हो सकता। अगर समाज की तश्कील हो रही है किसी तरह तो इसलिए हो रही है कि जिनको आप असामाजिक कह देते हैं, सबाल्टर्न किरदार। अब देखिए, अगर हम उर्दू की बात करें, उर्दू के हम दिलचस्प किरदारों की बात करें तो टेक सिंह को हम कहाँ रखते हैं? क्या वो सामाजिक किरदार है? क्या आप पागलों को ये मानते हैं कि वो सामाजिक किरदार के ढांचे के अंदर पूरे उतरते हैं? लेकिन दिलचस्प किरदार है, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ आपकी बात को। बात आप ही की बात कह रहा हूँ सर मैं, मुझे इनका सवाल भी याद है, मुझे अपना जवाब भी याद है। तो टेक सिंह को आप कहाँ रखेंगे? लाजवंती को आप कहाँ रखेंगे? दिलचस्प किरदार की बात आपने की तो जग्गा को आप कहाँ रखेंगे? बलवंत सिंह का जो इतना एक कहना चाहिए कि जग्गा जैसा किरदार जो है वो पूरे, अब वो तो समाज का किरदार नहीं है, वो तो उसको तो रिबेल माना जाता है। वो तो पहला, अगर कोई बागी है उर्दू अफसाने का, और वो तो हिंदी में भी लिखते थे, तो अगर उर्दू हिंदी अफसाने का अगर कोई पहला बागी है जिसने के बगावत की है तो वो तो जग्गा का किरदार है। जब हम सामाजिक किरदारों की बात करते हैं तो कहीं वो जो हीरो वर्शिप होती है, वो जो हीरो की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन जग्गा का किरदार तो एंटी हीरो है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह हमारा हीरो एंटी हीरो के अंदर बदलता है। और दूसरी बात ये कि कोई चीज़ ऐसी होती ही नहीं है जो कि यथार्थ से बाहर होती है, या कोई चीज़ समाज से बाहर होती है, या भोगा हुआ यथार्थ जिसको कहा जाता है, वो तो थोड़ा सा बदनाम लफ्ज़ हो गया इधर, उसको इतना ज़्यादा क्लेशे की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन आप भोगा हुआ यथार्थ ना भी कहें तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा यथार्थ है जो कि भोगा हुआ नहीं होता? सिर्फ कहानी के अंदर ये होता है कि हम उस यथार्थ को भी एक सतह के ऊपर जी लेते हैं जिसको हमने जागृत अवस्था के अंदर नहीं जिया है। लेकिन जब हम उसको कहानी में लिख रहे होते हैं तो वो भी समाज होता है और वो भी यथार्थ होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक बात और कहूँगा कि मैंने मतलब सपने में देखा कि एक ऐसा खरगोश है जिसके के सींग निकले हुए ये पड़े। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल झूठ है, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है कि ऐसा तो खरगोश कोई हो ही नहीं सकता जिसके के सींग निकले हुए हैं।
लेकिन जब हम जागते हैं तो हम ये देखते हैं कि सीन तो हमने देखे हैं, इसी दुनिया में भैंसों के देखे हैं, गायों के देखे हैं, बकरियों के देखे हैं, और खरगोश भी हमने देखा है। होता ये है कि ख्वाब के अंदर इन दोनों चीज़ों का मिसमैच हो जाता है। ऐसी तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकते आप जो कि यथार्थ से बाहर हो। जो आपने जो की परी की जिनकी जो आपने बात की थी, लड़कियां देखी हैं हमने, औरतें देखी हैं हमने, और हमने परिंदे भी देखे, उनके पर होते हैं। होता ये है कि वो मिसमैच हो जाता है ख्वाब, क्योंकि मंतकी शऊर वहाँ काम नहीं कर रहा होता है। इस तरह फैंटेसी की एक बहुत बड़ी दुनिया बनती है। आपने एक जो मुल्क की दंत कथा लिखी है वो पूरी की पूरी फैंटेसी है, फैंटेसी है। हिंदी की अगर मैं बात करूं, बदिउज़्ज़मा का जो नामिल है एक चूहे की मौत, वो पूरी की पूरी फैंटेसी है। तो मेरा तो मानना यह है कि जब कहानी का सामाजिक किरदार अगर होगा तो उसके क्या सदोफाल होंगे, मेरी समझ में इसलिए नहीं आता कि फिक्शन के अंदर तो हकीकत के सिवा कुछ और होता ही नहीं है। मैं तो इसे मानता हूँ कि फिक्शन अगर झूठ है तो इतना गहरा बड़ा झूठ है जो कि अपने अंदर बहुत गहरा सच छुपाए हुए है। सच तो छुपाए हुआ है ना वो अपने अंदर। अब कहाँ उसके अंदर इल्यूजन है, कहाँ उसमें रियलिटी है। रियलिटी और ये रियलिटी की तमाम हदें मिल जाती हैं कहानी के अंदर भी, और मोटे तौर से आप कहें तो मतलब ये फिक्शन के अंदर। दिलचस्प किरदार की भी आपने बात की, आपने मेरी कुछ कहानियों के बारे में बात की, लेकिन मिसाल के तौर पे आखिरी दावत की अगर आप बात करें तो आखिरी दावत के जो दो किरदार हैं, एक दावत है और ऐसे खाने की ऊपर वो दावत है जिसमें बड़ा हड्डियाँ और निहारियाँ और पाए खाए जाते हैं, और जिस घर में दावत है उस घर में एक औरत मर रही है, और एक उसके अंदर चरित्र नज़्म के शायर का है और एक चरित्र दूसरे शायर का है, गज़ल के शायर का है, और एक अफसाने निगार भी बैठा हुआ है। और वो कहते हैं कि जल्दी से खाना खा लो, इससे पहले कि वो मर जाए, कहीं उसके बाद खाना ना खा ले। तो वो जो अफसाने निगार है वो इतनी जल्दी जल्दी खाना खाना चाहता है कि उसको लगता है कि अब उसका मुकाबला, उसके मुंह में चलने वाले निवालों का मुकाबला, जबड़ों की रफ्तार का मुकाबला एक औरत की दम तोड़ती हुई सांसों से, और आखिरकार वो जीतता है। औरत जब तक नहीं मरती है और वो खाना खा के अपना मुंह पोंछता है और कहता है कि जिंदगी के घोड़े के ऊपर सवार होके मैंने मौत को हरा दिया। दिलचस्प तो ये भी है, लेकिन चीज ये है कि सिर्फ दिलचस्पी से शायद काम नहीं बनता। कोई एक ऐसी डायमेंशन, कोई इंसानी वजूद की छुपी हुई दरियाफ्त, इंकिशाफ नहीं लेकिन दरियाफ्त आपको जरूर करना पड़ेगी। और दुख, अगर दुख नहीं है तो मतलब दुख से तो बड़ा कोई निर्माण नहीं है ना कोई। दुखा मतलब वो तो मतलब महात्मा बुद्ध के जमाने में तो मेरी आपको कहानियाँ के सारे किरदार दिलचस्प होने के बावजूद दुखी भी मिलेंगे। दूसरी बात ये कि अगर ऐसी लड़कियां हैं जिनकी चाल बत्तख की तरह है, जिनके हाथ में छेद है, उसमें तो खून निकलता है, तो ऐसी लड़कियों को फिक्शन जगह नहीं देगा तो कौन देगा? शायरी को जगह देगी। तो ये जो पूरी की पूरी एस्टेट है, ये एस्थेटिक्स है, जमालियात है, मुझे मेरा ख्याल है मैं इस पर भी सोचता हूँ और हम सबको सोचना चाहिए। ये अरे जाल साहब ने जो बात बहुत सुंदर बताई, एक तो ये जो उन्होंने कहा कि किरदार को, ऐसे किरदार जो बहुत आम हैं और जो जिनको शायरी जगह नहीं मिल सकती, यानी उनमें उनकी जो हमारी जो शायरी की एस्थेटिक्स है, आम शायरी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शायरी की एस्थेटिक्स बदलती नहीं, कहानी की एस्थेटिक्स बदली है, शायरी की एस्थेटिक्स भी बदल जाती है, और जब शायर उस एस्थेटिक्स से शायरी लिखता है तो वो हो सकता है बदल देती है। तो इस तरह के किरदार हमारी कहानी में ही जगह मिलती है। अब एक बात अभी इतनी देर से बात हुई कि रियल कैरेक्टर्स, यानी एक कैरेक्टर है। अभी एक मिसाल आई थी, मिसाल के तौर पे तोबा टैक्स, लाजवंदी, इस तरह बहुत सी कहानी। अब सवाल ये करते कि अब वाकई वो किरदार है, मतलब मैं अगर जानना चाहूँ कि आपको याद होगा शिवमूर्ति ने कहानी लिखी थी, चरित्र, इतनी मशहूर कहानी हुई, ऐसी जबरदस्त कहानी हुई, त्रिच कहानी लिखी इन्होंने, वो उदय प्रकाश ने, टेक्चू कहानी किरदार हैं, ऐसे किरदार हैं जो बिल्कुल हमारे दिमाग पे हावी हो जाते हैं और हम उनको हमेशा याद रखते हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई वो किरदार, यानी क्या वाकई ज़िंदगी में किसी किरदार को देख करके उन्होंने, कोई एक आदमी, कोई फर्द, कोई औरत, कोई पागल, कोई टेप्चू ऐसा था जिसको देख करके कहानीकार ने कहानी लिखी थी, या ये टोटली के टोटली इस तरह से उसके जहन का, उसका अपना तस्वुर था जिसने उसको पैदा किया, खड़ा किया, और यानी मुख्तलिफ तरह से उसने अगर कहीं से लिया भी तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर के अपने तौर पर बनाया, और इस तरह बना करके हमारे सामने पेश किया कि हमने जब कहानी पढ़ी, वो किरदार हमारे साथ रह गया। उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि ये किरदार दोस्तों का है कि नहीं है, यानी अब हमने उसके बाद ये जानने की कोशिश की कि लाजवंती का बाद में हुआ क्या, रॉबर्ट टेक सिंह मरा के जिंदा रह गया, ये टेप्चू है कि नहीं है, हमें अब उससे कोई मतलब नहीं रहता। ये जो चीज़ है जो मैं जोशी जी और आप दोनों हजरात से पूछना चाहूँ कि किस तरह से क्या ऐसा हो सकता है कि कहानी किरदार जो है वो बिल्कुल ही हम अपनी इमेजिनेशन से पैदा करें, एक्चुअली कोई वैसा किरदार है। थोड़ी एक अलग सी बात जो आपने कही उसी से कि कैरेक्टर को हम पूरी तरह तो नहीं लाते, बहुत हद तक हम उस कैरेक्टर को लाते, और फिर उसी एक तरह से मतलब ये कि क्या वाकई वो घटनाएं उस तरह से घटी हैं जिन पर कहानी लिखी गई है, या वो किरदार उस तरह से है, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी। वो बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ आपको। मैं अपनी एक कहानी के बारे में बता रहा था, क्योंकि आप जब युवा अवस्था में रहते हैं तो आपको बहुत सारी लड़कियों से प्यार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़की सुंदर है और आपको लगता है कि नहीं इसके साथ हमें इश्क होना चाहिए, लेकिन वो लड़की आपको घास नहीं डालती, तो आप अपने मन में उसके बारे में आप बचते रहते हैं। और ऐसे ही कुछ एक दफे था कि एक हमारे जब स्टूडेंट लाइफ के समय की कोई लड़की, और उसके सामने में हम उसके बारे में सोचते थे, और बाद में हमें मालूम पड़ा कि उसके साथ एक बहुत बुरी ट्रेजेडी हुई जो नहीं होना चाहिए थी, ऐसी ट्रेजेडी से वो लड़की गुजरी। जब हमें उसके बारे में मालूम पड़ा तो वो बार बार वो चीज़ हॉन्ट करती रही कि अरे इतनी अच्छी वो लड़की थी, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद मैंने एक कहानी लिखी, उस पूरी घटना का ताना बाना थोड़ा सा बदल के वो कहानी कादम्बिनी में छपी भी और बहुत प्रसिद्ध हुई, कई लोगों ने उसको चिट्ठियाँ लिखी। फिर और बात आई गई हुई, उसके लगभग 10-12 साल बाद जो लड़की जिसको केंद्र में रख के वो कहानी लिखी गई थी, उस लड़की को मैंने दोबारा फिर से कहीं देखा। अब मेरी कल्पना बतौर लेखक ये थी कि उस इतने साल में उसके साथ इतना सब कुछ हो गया हो, ये बतौर लेखक मुझे लग रहा था। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरा पूरी तरह से अपेक्षा भंग हो गया, क्योंकि शी वॉज टोटली ए डिफरेंट पर्सन। जो परसेप्शन, तो मुझे बार बार लगा कि ये जो कहानी शायद मैंने लिखी थी, मुझे फिर से रिविजिट करना चाहिए था क्या, जो मैंने लिख दिया वो शायद ऐसा नहीं होता। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, एक बहुत छोटा सा वाकया, जैसे आपने बताया कि दिलचस्प लोग मिलते हैं। मध्य प्रदेश में मांडवगढ़ के बारे में आपने सबने सुना होगा, मांडू जहाँ पे रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा का पूरा प्रसंग है, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाज महल देखने लायक है, रानी रूपमती का महल है, बहुत सारी चीज़ें। तो बतौर टूरिस्ट मैं और मेरी पत्नी वहाँ गए, देखा। 2 दिन हो गए थे, तीसरा दिन था, हम लोग लौट के आना चाहते थे। और वहाँ दिल्ली दरवाज़ा नाम की एक जगह, तो जब आप बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं तो अंत में आप निपटाने की हैसियत से सारी चीज़ें, आप ये भी देख लो और चलो भागो यहाँ से। तो दोपहर के 12 बजे से धूप थी, तो हमने कहा दिल्ली दरवाज़ा देखते हैं, अपनी कार से निकल जाएंगे। उतनी धूप में एक 5 साल का लड़का और उसकी एक छोटी सी बहन जो कि 1.5 से 2 साल की होगी, वहाँ कुछ भीड़ रहे थे। उस लड़के की पैंट थी, ऊपर खाली था, और लड़की ने एक फ्रॉक नुमा चीज़ पहन रखी थी जिसके नीचे पूरा खाली था। जाहिर है मालूम था कि बहुत अच्छी आर्थिक परिस्थिति के दोनों कुछ भीड़ रहे। जैसे ही हमको देखा तो उस लड़के ने हमसे कहा कि मैं दिल्ली दरवाज़ा दिखा दूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, बहुत देख लिया था। मैंने कहा मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, 5 रुपये लूँगा, मेरे को दिल्ली दरवाजा सब मालूम है। तो हमने कहा नहीं भाई, मुझे गाइड वाइड नहीं चाहिए। तो उसने लड़के ने कहा देखिए वो जो ऊपर है ना, वो हाथी है, घोड़ा बना हुआ है, आपको दिख रहा है? हमें सच में नहीं दिख रहा। तो फिर उसने बताया मैं आपको सब दिखा सकता हूँ, और ऊपर ले जाऊँगा तो वहाँ से बाज बहादुर का महल भी दिखेगा। वो उत्साह में था। हमने कहा नहीं भाई, हम बहुत उकता गए हैं, हम नहीं देखना चाहते, तुम अपना काम करो।
लेकिन मैंने देखा कि वो कांच के टुकड़े बीन में, लड़का और लड़की। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये तुम बीन क्या रहे हो, ये कांच के टुकड़े? उसने क्या जवाब दिया, वो बाबू लोग आता ही नहीं, वो यहाँ पे बोतल फोड़ के जाता है। वो भाई लोग जाती है ना जंगल में लकड़ी काटने, उनके पैर में लग जाता होगा, तो मैं बीन रहा। आप मुझे बताइए कितना बड़ा सोशल मैसेज कि एक 5 साल का अधनंगा बच्चा और उसकी बहन ले रहे। मैंने कहा कि ये तुमको कौन बताता है? नहीं, मेरी माँ जाती ना बीनने, उसको ये मालूम है कि उसकी माँ जंगल में नंगे पैर चलती है, और जब वो लौट, और ये बाबू लोग कौन है मालूम है आपको? ये बाबू लोग हम लोग हैं जो अपनी प्लेजर ट्रिप पर वहाँ गए हुए हैं और दारू की बोतलें लेके जाते हैं। और हमने अक्सर देखा है कि ऐसे निर्जन जगह पे लोग अपनी दारू की बोतलें फोड़कर अपना जश्न मनाया। वो बात इतनी देर तक मेरे दिमाग में, इतनी देर तक मेरे दिमाग में घूमती रही। फिर मैंने उस पर एक कहानी लिखी और उसका शीर्षक दिया अपना बाज बहादुर। और मैंने कहा कि हम जब मांडू जाते हैं तो रूपमती और बाज बहादुर की बातें इतनी बार होती हैं कि बार बार लगता है कि काश एक बार वो बाज बहादुर हमें मिल तो जाए। लेकिन बाज बहादुर तो आपको मिलता नहीं, लेकिन अपना ये जो रोशन है ये क्या किसी बाज बहादुर से कम है? ये बात मैंने उसमें आपके लिए कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपको, अब आप मुझे कहेंगे कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि वो कहाँ लड़का मिला था कि हम दोबारा जाएंगे तो मिलेगा क्या? हो सकता है वो ना मिले, हो सकता है क्या वो नहीं भी मिले, लेकिन वो तो एक कैरेक्टर है, वो तो मेरी जिंदगी की एक घटना है, तो मेरी जिंदगी से जुड़ा है। तो यही मुझे लगता है कि कहीं कहीं लेखक की संवेदना ऐसी ही जगहों पर जाती है। ये वाकई बहुत उम्दा मिसाल आई कि होता तो है, ऐसा लगता है जैसे आपकी बात से ये लग रहा है कि शायद जो किरदार होता जरूर है, या और बात है कि उस तरह से वो किरदार मतलब इस तरह से बाहर ला करके ज़िंदगी के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा और आम आदमी का हिस्सा बनकर के रह जाता है। तो इस पर जी खाली डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे कभी कभी ये लगता है कि एक तो चरित्र की जब हम बात कर रहे हैं तो एक कहानी का भी चरित्र होना चाहिए। एक तो कहानी के अंदर का चरित्र और एक कहानी अपने आप में एक जिंदा इकाई, एक एग्जिस्टेंस, उसका भी चरित्र, तो उस पर भी थोड़ी बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरी ये कहानी तफरीह की एक होता है, उसका जो किरदार है तो आपको सबको मालूम है, जिन लोगों ने कहानी पढ़ी है वो तो एक भूत है, ठीक है ना। वो सिंबोलिज्म के चक्कर में मैं बिल्कुल पढ़ता ही नहीं, मेरी यहाँ रियल नैरेटिव है। वो भूत है तो उसको भूत ही मानिए, उसको ये मत मानिए कि कोई इंसान है जिसको भूत बना दिया गया। लेकिन उसका जो मेन चरित्र है वो तो एक सिनेमा घर था। तो कभी कभी पर्सोनिफाई करके हमारे जहन में महज कोई इंसान और आदमी और लड़की और बच्चा ही नहीं आता है। मैंने अपने शहर में सिनेमा घरों को टूटते हुए देखा। एक ऐसा सिनेमा हॉल था जिसमें मैंने बहुत फिल्में देखी और उसके वो बड़ी यादें मुझसे उससे वाबस्ता हैं, बचपन की भी, लड़कपन की। समोसे खाए हैं, वहाँ बैठे हैं, कुछ लोगों के साथ फिल्में देखी हैं, बड़ी मीठी यादें उससे वाबस्ता हैं। फिल्में जो थी चलती थी उसके फिल्म की कहानी के साथ रोए भी हैं, फिल्म की कहानी के साथ हंसे भी। वो सिनेमा घर टूट रहा है, उसकी कुर्सियाँ बाहर निकाल के डाल दी गई हैं जिसमें से कि खटमल बाहर गिन गए। उसका पर्दा सफ़ेद जिसके ऊपर लोग हंसते थे, बोलते थे, कॉमेडी करते थे, वो भी बिल्कुल एक लाश की तरह, कफन की तरह बाहर पड़ा हुआ है धूप में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो मेरे यहाँ अब आप ये बताइए कि वो मौजूद सामाजिक है, बिल्कुल थीम बिल्कुल सामाजिक है, लेकिन किरदार जो मेरे यहाँ है वो यकीन करिए सिनेमा हॉल है। अब उस सिनेमा हॉल को किरदार बनाने के लिए मुझे एक ज़ेली किरदार तख्लीक करना पड़ा जो कहीं से कहीं तक नहीं था ही नहीं कोई किरदार, सिवाय एक दूर की एक कहीं बचपन की याद थी कि मोहल्ले में एक साहब रहते थे जो ये कहते थे कि भाई रोज़ एक फिल्म देखा करते थे और उनको फिल्म का नाम याद नहीं रहता कि उन्होंने मुग़ल आज़म देखी, कि पाकीज़ा देखी, कि आलू देखी, ये उन्हें याद नहीं रहता था। वो कहते थे कल इम्पीरियल वाली देखी, परसों प्रसाद वाली देखी, अतरसों नवल्टी वाली देखी। उनसे पूछिए तो उन्हें कुछ पता नहीं कि कौन सी देखी। तो सिनेमा हॉल
जिसका के नाम याद है उनको, फिल्म का नाम याद नहीं है, ये मुझे बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगा कि फिल्म के नाम से भी बड़ा, फिल्म के हीरो से भी बड़ा चरित्र जो बन के आ रहा है यहाँ, वो तो ये पिक्चर हॉल बन के आ रहा है। अब पिक्चर हॉल अपने आप में भी एक सोशल यूनिट तो है ही, सोशल नेटवर्किंग का भी कोई यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी ये कोई इसके लिए कोई बना बनाया फार्मूला नहीं हो सकता है। मेरा कहना यह है कि कहानी कभी कभी किसी एक मतलब इमेज से भी उभर सकती है। हम किसी को चलता हुआ देखते हैं, उसकी शर्ट का खास तरह से हिलना, उसकी शर्ट का रंग, कमीज का रंग, उससे किसी और इमेज का उभरना हमारे ध्यान में कहानी बना सकती है। अब ये कि सामाजिक किरदार को बनता है कि नहीं बनता है, उसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि हर किरदार सामाजिक होता है। अगर आप मतलब कोई भी किरदार एलिनेटेड हो गया है, बिल्कुल रिबेल कर दिया, तो वो तो खास और भी ज़्यादा सामाजिक किरदार है। तो ये मेरा ये है कहना कि अगर जब हम ये हिंदी या उर्दू के सामाजिक किरदारों की बात करते हैं तो स्टीरियोटाइप होकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कहानी के जो फाइनल एलिमेंट है या जो उसकी लिटरेरी मेरिट है, उस लिटरेरी मेरिट के ऊपर हमें देखना होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि आप कुछ चीज़ लिख ही नहीं सकते ऐसी जो कि समाज से बाहर हो। अब ये हाई स्कूल की तरह का जो ऐसे होता है, निबंध होता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, मेरा ख्याल है हम उस पर डिस्कस मतलब करने बैठे नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये समाज का ज़ाहिर, जब हम समाज के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि समाज को एक अदीब की नज़र से देखा हुआ समाज, वो समाज जो बहरहाल एक समाज है जो हमारे हम देख रहे हैं, उसको हम एक ऊपरी आँख से देखते हैं, एक आम इंसानी आँख। और फिर जब समाज को साहित्यकार अदीब वो देखता है तो उसमें उसके पूरे ताने बाने को समझने की कोशिश करता है और उससे माने जो कुछ उसमें गुजर रहा है उसको महसूस करने की, उससे माने निकालने की कोशिश करता है। ये चीज़ ज़िंदगी में हमारे, और यही से किरदार का, जैसे इन्होंने मिसाल के तौर पर दो बातें कही, तो पर्सोनिफिकेशन का कि वो है तो वो किरदार, मेन किरदार तो बनाया उसको, या भूत है, वो भूत जो है वो भूत का एग्जिस्टेंस नहीं है, भूत तो वजूद में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम किरदार बनाएं, कहानीकार किस तरह से ओवरकोट कहानी जो गोगोल ने लिखी, वो भूत को किरदार बना करके लिखी। भूत तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन किस तरह से कहानीकार, अब आप अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब इसको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि भी किस तरह से ये आपके जहन में यहाँ बात आती है कि ये जो टैबूज हैं, वाहमें हैं, है ना, इनको भी हम अपने तौर पे कभी कहानी बयान करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, इसको भी हम किरदार की तरह खड़ा करें। जी हाँ, तो काफ़ी दो बातें हो चुकी हैं, हो रही हैं। दो तीन तरह की बातें। पहली तो ये कि जो रियलिटी की बात की गई, यथार्थ जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में रियलिटी, एक है ट्रुथ, सच, सत्य। तो ट्रुथ और रियलिटी में फर्क है, सत्य और यथार्थ में फर्क है। सत्य है फोटोग्राफी और यथार्थ है चित्रकारी, दोनों बहुत अंतर। मान लीजिए एक पेड़ है, एक फोटोग्राफर उस पेड़ का फोटो खींचता है, हो सकता है कि उस पेड़ पर किसी चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला बना हुआ है जो पत्तियों और डालियों के अंदर इतना छिपा हुआ है कि कैमरा उसको जो है कवर नहीं करता, कैमरा उसको कवर नहीं करता। तो घोंसले पेड़ का फोटो खींच देता है, घोंसला नहीं नजर आता, चिड़िया नजर नहीं आता। लेकिन जब एक चित्रकार पेंटिंग बनाता है तो उस पेड़ के अंदर उस घोंसले को भी बनाता है, क्योंकि वो फोटोग्राफर नहीं, वो चित्रकार।
तो रियलिटी ट्रुथ और रियलिटी, सत्य और यथार्थ में यह बहुत बड़ा अंतर है कि लेखक जो है जो लिखता है वो यथार्थ लिखता है, सत्य नहीं लिखता, ट्रू कॉपी नहीं करता, वो कार्बन कॉपी नहीं करता, वो उसमें कुछ मिलाता है, तो पहले भी करता है। अब एक बात, कुछ कैरेक्टर्स की आपने की और आपने भी कि भाई ओवरटेक्स या लाजमी और जग्गा, जी जग्गा बहुत हाँ, मैं समझता हूँ कि हो सकता है किसी कॉमन रीडर, सामान्य पाठक को यह लग सकता है कि ये जो किरदार हैं ये अयथार्थ है, ये लग सकता है, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, शायद इसलिए नहीं लगता कि मैं भी लिखता हूँ, खास तौर से टोबा टेक्स्ट। तब मैंने सोचा तो मुझे ये लगा कि मंटो ने जरूर इस तरह का कोई कैरेक्टर देखा, पूरी तरह इस तरह का नहीं होगा, मिलता जुलता थोड़ा बहुत कहीं किसी शख्स के अंदर उसको झलक मिली होगी मंटो, और मंटो ने उसको बना दिया टोबा टेक्स्ट। इसका मतलब यह है कि उसमें यथार्थ है, भले आम रीडर, आम पाठक को यथार्थ न लगे कि यथार्थ है। तो जैसा कि काली जावेद ने, ये हकीकत तो होती है, बगैर उसके रचना नहीं होती, हो ही नहीं सकती। इन्होंने मेरे एक छोटे उपन्यास का जिक्र किया, दंत कथा, तो पहले हिंदी में छपी, फिर उर्दू में छपी, फिर मराठी में छपी, फिर बंगला में छपी। अब वो एक मोरेगे की कहानी है, और मैं यहाँ ये जोड़ रहा हूँ कि जब हम सामाजिक किरदार कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, सिर्फ आदमी या औरत नहीं, ये जो पशु पक्षी है ना, ये सब भी सामाजिक किरदार है, ये सब भी सामाजिक किरदार। और चेखव ने एक जगह लिखा है, एक बार एक बात कही थी कि मनुष्य पर कहानी लिखना आसान है, पशु पक्षियों पर कहानी लिखना बहुत मुश्किल, इसलिए मुश्किल है कि उनको किरदार बनाना ना, किरदार बनाना। देखिए कि दंतकथा पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ये सब कहाँ से ले आया। मैं कहा कुछ नहीं, मैं जब मनार में था तो हमारे घर में कुछ मुर्गे मुर्गियाँ पली हुई थी, दिल्ली में तो कहाँ पालेंगे, तो हमारे घर में एक मुर्गा था, और कोई मेहमान आए लोग ये बात सुबह कर आते, वो मुर्गा ताड़ जाता, वो ताड़ जाता और वो भागता है, जब उसको पकड़ना चाहते तो भागता है अपने को बचाने के, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी, चींटी भी अपना जान बचाना चाहती है, सांप भी अपनी जान बचाना चाहता है, शेर भी अपनी जान बचाना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। तो वो तो मुर्गा तो इधर उधर भटकते भटकते वो एक नावदान में घुस जाता है, वो नावदान में घुस जाता है। अब घुस तो जाता है लेकिन न तो वो बाहर निकलता, नावदान का पानी बाहर नाली में न बाहर निकल रहा है, और न हम पीछे ला पा रहे हैं। बहुत छड़ और डालकर कोशिश की, लेकिन वो मुर्गे को हम निकाल दिए। बस एक इतनी छोटी सी घटना, लेकिन बताइए इतनी छोटी सी घटना है, उस पर एक नॉवल, क्यों ये मुझे भूला ही नहीं। मैं लगातार ये सोचता रहा कि उस नावदान के अंदर वो किस तरह
जिंदा रहा होगा, कितनी देर तक जिंदा रहा होगा, और जाहिर है कि मर तो गया ही, ऐसा तो नहीं है कि जिंदा ही हो। तो लेकिन इस उपन्यास में अब इतने पर उपन्यास नहीं बनेगा, कहानी हो सकती, कहानी भी नहीं बनेगी अगर सिर्फ उस घटना को लेकर। तो तमाम मुर्गे मुर्गियों के जीवन के बारे में सोचना शुरू किया जो बचपन से देखता आया। इसलिए उसमें मैंने वो तमाम बातें डाली जो मुर्गे मुर्गियों से संबंधित, और वो मुर्गे मुर्गियां जो देसी होती थी, जो गायब हो गई, और ये पोल्ट्री फार्म वाले, इनसे भी तुलना है उसको। और भाई एक पूरा चैप्टर जो है वो तो प्रेम कहानी है, एक मुर्गे और मुर्गी की प्रेम करते हैं तो। मैंने कहा यार ये मनुष्य ही थोड़ा प्रेम करता है, ये पशु पक्षी भी तो प्रेम करते होंगे। तो उसने एक प्रेम कथा दी। तो ये जो पशु पक्षी हैं ये भी सामाजिक किरदार है। अब जैसे मैं तो समझता हूँ इस विषय पर किसी शोध छात्र को पीएचडी करनी चाहिए कि कथा साहित्य में चित्रित पशु पक्षी किरदार, जैसे पूस की रात कहानी प्रेम, पूस की रात हल्कू और मुन्नी मियाँ बीवी। ऐसा लगता है कि हल्कू किसान की कहानी, मुझे तो लगता है कि वो जबरा कुत्ता की कहानी, वो जबरा ही उसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर, सबसे बड़ा कैरेक्टर जबरा है। जबरा को निकाल दीजिए, कहानी ठपूस खत्म हो जाएगी, बन ही नहीं सकते, उसको निकाल दे। तो मेन कैरेक्टर वही। और क्योंकि चेखोव की बात मैंने कही थी, इसलिए मैं बताता हूँ। चेखोव की तमाम कहानियां पढ़ी, उनकी एक कहानी है, अब रूसी भाषा में तो नाम याद नहीं, अंग्रेजी में अनुवाद है ग्रीफ। अब ग्रीफ का हिंदी में क्या तर्जुमा होगा ये बहुत सोचता हूं मैं, लेकिन समझ नहीं। हालांकि हिंदी में वो कहानी छपी है तो उसका शीर्षक दिया गया है व्यथा। व्यथा जो मुझे जमा है, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप ट्रांसलेट करेंगे, ग्रीफ को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। वेदना, पीड़ा, दुख, व्यथा, कोई शब्द ग्रीफ को नहीं ट्रांसलेट कर। अब वो जो ग्रीफ कहानी है वो एक घोड़े की कहानी, वो एक घोड़े की कहानी, वो एक कोचवान है, उसका काम है, बहुत 200 साल पहले की कहानी है, मोटर गाड़ियां